गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल डिफ्रैक्शन। आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। आज डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि हार्ड ऑब्स्टेकल पे जब लाइट पड़ती है तो वो शेडो रीजन में बेंड कर जाती है, शेडो रीजन की तरफ बेंड करती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कई ऑब्जेक्ट का शेडो छोटा होता है, कईयों का बड़ा होता है, तो कारण यही होता है डिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये कॉज क्या था, ये कल पढ़ लिया था हमने कि ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, साइज जो है स्कैटर के ऑब्स्टेकल के पार्टिकल का वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ये पढ़ लिया था। अब सेम ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर हमने सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर ने किया था। सिंगल स्लिट में से लाइट को पास किया और पास करने पर आगे सामने स्क्रीन रखी, तो स्क्रीन पर हम देखते हैं सेम पैटर्न बन जाता है। वहाँ पर डार्क और ब्राइट पॉइंट्स बन जाते हैं, फ्रिंजेस बन जाती, ठीक है। तो ये पेपर में कम ही आता है, जो पेपर में आता है उसी को हम करेंगे। अब तो आज का हमारा डेरिवेशन ये है कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्राउनहोफर ने किया था, सिद्ध करना है कि जो सेंटर पे मैक्सिमा बनता है उसकी विड्थ बाकियों की ट्वाइस होती है, ठीक है। ये प्रूव हमें करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमने ये एक स्लिट मानी ए बी, जिसकी विड्थ है, एक स्लिट मानी, इसकी विड्थ है, गैप जो है वो ए बी है, ठीक है। विड्थ ए बी है और इक्वल टू डी है, ठीक है। माना कोई वेव फ्रंट लाइट का इस स्लिट ये बी पर पड़ता है, लाइट का वेव फ्रंट पड़ रहा है यहाँ पर, प्लेन वेव फ्रंट। तो जब पड़ेगा तो हाइजेनकी को थ्योरी के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट पर हर पॉइंट जो होगा, एवरी पॉइंट वो नया सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का, ठीक है। तो वो वेव बनाएगा, तो हर एक पॉइंट पर वेव बनेंगी और वो ट्रेवल करेंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ओ लिया, ए बी से बराबर डिस्टेंस पर ओ पॉइंट लिया। अब ओ पॉइंट लिया तो जहाँ से जो वेव आ रही है और जहाँ से वेव जो चल रही है वो इक्वल डिस्टेंस करेगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे लिया है। अगर इक्वल डिस्टेंस करेगी तो फेज डिफरेंस कितना होगा उनमें, 0। तो देयर इज फेज डिफरेंस विल बी 0। तो ओ पोजीशन होगी सेंटर मैक्सिमा। फेज डिफरेंस जहाँ 0 है तो मैक्सिमा बनता है, तो जहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, जहाँ शार्प पॉइंट बनेगा मैक्सिमा बनेगा, या ब्राइट पॉइंट हमें, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाया एक सेक्शन की, ठीक है। अब ड्यू टू डिफ्रैक्शन के कुछ एंगल से बेंड करेंगी, शैडो से सर्फ है तो ये वेव्स जो आ रही थी ये बेंड कर जाएंगी, ठीक है। तो पी पॉइंट हमने कोई और लिया, ओ से बाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया हमने यहाँ पर, और डिफ्रैक्शन की वजह से मान लेते हैं कि ए और बी से कोई 2 वेव पी पॉइंट पर मिलती हैं। अब जहाँ पर मैक्सिमा होगा, जब मिनिमा होगा, वो डिपेंड करता है दोनों का पाथ डिफरेंस, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या की, ए को एन से मिला दिया हमने, ठीक है। और ये जो वेव है ये थीटा से डिफ्रैक्ट करती है, ये थीटा है, जितना जे होगा उतना जे होगा, याद रखिए। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस निकालना है हमें। पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि पी पर क्या होगा, बाई डिस्टेंस पर क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो पाथ डिफरेंस हमने निकाला। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए याद रखिए
जहाँ हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ये पाथ डिफरेंस क्या है, ये वेव एक यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चल रही है, तो ये मैंने लाइन मिला दी, तो ये वाला पाथ डिफरेंस बना। इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई लाइन हम जोड़ देते हैं तो जो लेंथ बचेगी वो पाथ डिफरेंस होता है, कल बताया। तो ये पाथ डिफरेंस होगा, यही मुझे चाहिए। तो इस ट्रायंगल में ये बेस हो गया और ये पी हो गया और ये एच हो गया, ठीक है। तो मुझे बी एन चाहिए, तो जहाँ से मैंने साइन, ये ट्रायंगल लेनी है और साइन निकालना है हमें। तो ए एन बी में हमने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, जो चाहिए डिवाइड बाई गिवन, तो बी एन अपॉन ए एन। तो बी एन निकाल लिया, जहाँ से ये बना बी एन, डी साइन थीटा हो गया। उसके बाद सी ओ पी लेनी है, ये वाली सी ओ पी, ये ट्रायंगल लेनी है और जहाँ से टैन निकालना है। टैन निकाला हमने तो टैन आ गया हमारा बाई अपॉन डी, ठीक है। डी दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है। अगर माना थीटा बड़ा कम है, बड़ी कम डिफ्रैक्शन होती है, थीटा बहुत कम है, तो ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे, थीटा के। साइन थीटा टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएंगे। तो बी एन हमारा डी वाई अपॉन डी बन जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इतना आ जाएगा। दो केस हो सकते हैं, या तो वहाँ पर मैक्सिमम बन सकता है या मिनिमम बन सकता है। तो केस बन ले रहे हैं फॉर डार्क पॉइंट मिनिमम, फॉर मिनिमम या डार्क पॉइंट होगा। तो डार्क पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। तो अगर फॉर डार्क पॉइंट, अगर वहाँ डार्क पॉइंट बनता है तो डी बाई पॉइंट डी एन लैम्डा होना, इतना होगा जहाँ से बाई निकालना होगा। तो ये बाई आ गया, तो जहाँ से जो बाई है वो हमारा बाई आ गया, लैम्डा डी अपॉन डी आ गया। ये आ गया एन फ्रिंजेस अगर बनती हैं तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस है, ये एन फ्रिंजेस के लिए एन आ रहा है ना, तो अगर एन वन हो जाए तो ये बाई वन हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा। तो पहली जो डार्क पॉइंट बनेगा सेंटर मैक्सिमा से वो इतना होगा, लैम्डा डी अपॉन डी होगा, ठीक है। तो सेंटर मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है, हमें तो वही चाहिए। तो सेंटर मैक्सिमा की साइड की ये फ्रिंज बन रही है, विड्थ इतनी है, साइड्स में ये बन रही है। अब जहाँ से देखेंगे विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा, फार्मूला याद रखिए, वाई वन प्लस बाई वन, वाई वन प्लस बाई वन, तो टू बाई वन बन जाएगा, तो टू लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा, टू लैम्डा डी अपॉन डी ट्वाइस। तो बाकी जो साइडों में बनती है सेंटर की ट्वाइस होती है, विच इज प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना, ठीक है। ब्राइट के लिए भी कर सकते हैं अगर करना है, यही प्रूव करना था हमें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और फ्रिंजेस निकालने के लिए बोलता है अगर, तो फ्रिंजेस आप यहाँ तक कर सकते हो, एन को वेरी करते जाओ 1 to n, तो ये फ्रिंजेस आ जाएगी आपकी, ठीक है। और सेंटर वाली ये आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न बनता है डार्क पॉइंट का या शार्प पॉइंट का, सिमिलरली आप शार्प के लिए भी कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए भी कर सकते हैं। तो उनकी विड्थ सेम नहीं होती, सेंटर वाले की ट्वाइस होती है अदर से, ठीक है। बट इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस में सेम होती है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने आप पढ़ लें। पहले तो डिफरेंस एक आपका डेफिनेशन का आ जाएगा, दूसरा डिफरेंस आएगा कि फ्रिंजेस का, उसमें फ्रिंज की विड्थ सभी की कुल सेम होती है, यहाँ पर सेम नहीं होती है, ठीक है। सेंटर वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है बाकी में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो
ये था डिफ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पोलराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन लास्ट टॉपिक है हमारा और हमारी ऑप्टिक्स खत्म हो जाए। तो पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन तो ईथर मानकर ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इस पे ईथर है और वेव इसमें चलती है, बट एक्चुअल में ये ट्रूथ नहीं था। ठीक है, बाद में ये कंसेप्ट फेल हो गया कि ईथर है। तो उसी टाइम जो है हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से हमें पता चला कि ईएम वेव का हमें पता चला कि जहाँ इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेलरेट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो उसमें दो फील्ड्स निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे और आगे से आगे वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बनाता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, तो ऐसे डिस्टर्बेंस चलती जाती है और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट करते रहते हैं, बनते जाते हैं आगे से। अब हमने देखा, हम पहले सोचते थे कि इस वेव को हमने बोला, डिस्टर्बेंस को बोला ईएम वेव। अब ईएम वेव एक नहीं थी, हमने देखा हमें करोड़ों मिल गई, फैमिली मिल गई। ठीक है, तो एक ऐसी मिली जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 थी, वो हमारी आंखों में सेंस पैदा कर देती थी, सेंसेशन पैदा कर, इसको हमने लाइट बोल दिया। तो जहाँ एक्यूरेट मैक्सवेल ने लाइट की डेफिनेशन दी थी कि लाइट क्या है, लाइट एक ईएम वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 होती है, दैट इज लाइट। अब करोड़ों इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में बड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसमें बड़े जो है फील्ड्स निकलते हैं, वाइब्रेशंस, बड़ी ज़्यादा वेव्स निकलती हैं, लाइट रेज निकलती हैं। तो वाइब्रेशन के आधार पर ही हमने लाइट को दो टाइप में बांटा, दो तरह की लाइट होती है, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? पोलराइज्ड लाइट, फर्स्ट पोलराइज्ड लाइट ये कौन सी होती है? ऐसी लाइट, ऐसी ईएम वेव, जो ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो ऑल डायरेक्शंस में, फील्ड ऑल डायरेक्शन में होते हैं। लाइट इन विच द फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, एक्स वाई जेड तीनों में करते हैं वाइब्रेट। ठीक है, ऐसी लाइट को हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। दिस लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, इसको हम पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। सॉरी, अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, बनाते कैसे हैं? अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? पोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट, हमें नेचर में एक ऐसा मटीरियल मिला कि जिसमें जब हमने लाइट को पास किया तो हम देखते हैं कि उसमें फील्ड के वाइब्रेशन और डायरेक्शन में रहते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह जाते हैं, तो ऐसी लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जिसमें फील्ड के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ऐसी लाइट को हम बोलते हैं दैट इज पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इफेक्ट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, जो ये लाइट है हमारी, ये
फील्ड के वाइब्रेशन इस साइड भी हो रहे हैं, इस साइड भी हो रहे हैं, एक्स में भी हो रहे हैं, वाई में भी हो रहे हैं, और ये पॉइंट लगाया तो इसको दिखाने के लिए ये वाला जेड में भी हो रहे हैं, ऑल डायरेक्शंस में हो रहे हैं। तो ये कौन सी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट। ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, और लिखना हो तो और ऐसे भी कर सकते हैं। ये माना कोई लाइट इधर जा रही है, ठीक है, तो इसमें फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे भी हो रहे हैं, ऑल साइड हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, बाई में, जेड में। तो ये कौन सी? अनपोलराइज्ड लाइट। ऐसे लिखते हैं, बनाते हैं पेपर में। एक के बाद है पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कैसी होगी? पोलराइज्ड होगी ऐसे, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और वाइब्रेशंस जो हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, ऐसे वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन। पोलराइज्ड लाइट, ये है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं ये कि लाइट इधर जा रही है और फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन जेड में हो रहे हैं। तो ऐसी लाइट है पोलराइज्ड लाइट। इफेक्ट क्या होता है पोलराइजेशन से का? इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होता है? तो पोलराइजेशन, जब लाइट अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट में लाइट के वाइब्रेशन क्या होते हैं? ज़्यादा। लाइट के वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी उस लाइट की। अनपोलराइज्ड लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ग्लेयर ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा, ब्राइट वो ज़्यादा होती है। और प्लेन पोलराइज्ड कुछ फील्ड के वाइब्रेशन रुक जाएंगे, ठीक है, कम होंगे, तो इंटेंसिटी कम होती है, उसकी ब्राइटनेस कम होती है। किसकी? पोलराइज्ड लाइट की। ठीक है, तो ये थे इफेक्ट, पोलराइजेशन का इफेक्ट भी होता है। आगे है पोलरॉइड। क्या होते हैं पोलरॉइड? पोलरॉइड, हमें नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल मिले, नेचर ने दिए हमें, जैसे टर्मिलाइन क्रिस्टल जिसको बोलते हैं। हमने नेचर में हमें कुछ ऐसे मटेरियल मिले जिसमें एटमों की कुछ अरेंजमेंट इस ढंग से होती है, बीच में ऐसे एटमों की लेयर ऐसे बनी होती है। जब इसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करते हैं तो ऐसे फील्ड के वाइब्रेशन इधर भी हो रहे होते हैं, लाइट के इधर भी हो रहे होते हैं, और ऐसे भी हो रहे होते हैं, और डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। तो इसमें सिर्फ जो स्पेस खाली है उसी में जो फील्ड बाई के लॉन्ग फील्ड के वाइब्रेशन निकलते हैं, और बाकी सारे रुक जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम पोलरॉइड। ऐसा एक मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट, जो लाइट को क्या करता है? पोलराइज कर देता है, जो लाइट को पोलराइज कर देता है। ऐसे मटेरियल जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलरॉइड। उनको हम पोलरॉइड बोलते हैं। ठीक है, पोलरॉइड। एनालाइजर, एनालाइजर भी इसी को बोलते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस जो हमने लैबों में, हमें नेचर में मिला था। ठीक है, टर्मेलाइन क्रिस्टल, एग्जाम्पल क्या है इसका? टर्मेलाइन क्रिस्टल, टर्मेलाइन क्रिस्टल। फिर हमने लैबों में बनाने यूज़ कर दिए निकल क्रिस्टल, लैब में हम यूज़ करते हैं।
निकल क्रिस्टल प्रिज्म, निकल क्रिस्टल, ये दो मटेरियल हैं जो पोलराइड फॉर्म में हम लैब में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ पोलराइजेशन। एक एक्टिविटी भी करते हैं जिससे पता चलता है कि लाइट का नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो हम क्या करते हैं कि एक पोलराइड लेते हैं, ऐसे पोलराइड लिया हमने, और लाइट को जो सन से आ रही है उसको हम देखते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को देखते हैं। जब ऐसे रखते हैं इसको और देखते हैं तो दिखता है, ऐसे करते हैं तो भी दिखता है। तो इसको लाइट इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो परपेंडिकुलर भी वाइब्रेशन हो रही है, तो कौन, इसका मतलब ट्रांसवर्स नेचर है। फील्ड के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर भी होते हैं, तो ट्रांसवर्स नेचर इससे प्रूव हो जाता है। क्या एक्टिविटी करेंगे नहीं। आगे है मेथड ऑफ पोलराइजेशन। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, मेथड क्या है पोलराइजेशन के। पहला रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन। जैसे हम खेतों की गुड़ाई करते हैं कतालू के साथ, तो कतालू जब सीधा पड़ता है तो उसमें फंस जाता है वो। तो सेम चीज़, जब ये मान लो कि हमारे पास कोई ग्राउंड सरफेस है और जहाँ पर कोई अनपोलराइज्ड लाइट गिरती है, अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से ये इसके ऊपर गिरती है। अब जैसे गिरती है तो इसमें फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहे हैं, फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहे हैं और ऐसे भी हो रहे हैं। तो जो ऐसे हो रहे होते हैं, ऐसे वाले तो टकरा के निकल जाते हैं, बट जो ऐसे हो रहे होते हैं या ऐसे हो रहे होते हैं वो ज़मीन में फंस जाते हैं। ठीक है, लाइट आ रही है तो इसने जाना तो है, दिस इज आई, तो जाना भी है, इसने हाथ से जाएगी, पार तो कर नहीं सकती। तो इसमें कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो ज़मीन में ही धस जाते हैं, फंस जाते हैं और कुछ निकल जाते हैं। ये थोड़ी पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो बाय रिफ्लेक्शन हमें कौन सी लाइट, वन पोलराइज लाइट है वो पोलराइज्ड मिल जाती है। ठीक है, तभी तो हम जहाँ तक, ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी होता है कि जब लाइट इंटरफेस पे पड़ती है, मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो भी वो थोड़े उसके वाइब्रेशन मीडियम में फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे जाएगी पोलराइज होगी, थोड़ी पार्शली पोलराइज हो जाती है जब जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से हमें पोलराइजेशन के मेथड हैं। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देते हैं, पोलराइज हो जाती है लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मेथड पढ़ लिए हमने, आगे है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल ये कौन सा होता है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल क्या है कि जब इंटरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है, ये इंटरफेस है कोई, ये रेयर है और ये डेंसर है, ये नॉर्मल है, नहीं, यहाँ से कोई लाइट पड़ रही है, कुछ एंगल आई से पड़ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट अगर इंटरफेस पे पड़ती है जो सेपरेट करता है दो मीडियम को, तो और ये मीडियम ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी लाइट क्या है, रिफ्रैक्ट भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है।
दो केस होते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। इंटरफेस में ऐसा होता है, सारी की सारी लाइट नहीं रिफ्लेक्ट करती, थोड़ी रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। तो हमने देखा कि जब ये बताया था ब्रिस्टर ने पोलराइजिंग एंगल, ब्रिस्टर ने बताया कि हमने क्या किया, इस एंगल को वेरी किया। हमने पहले 10 डिग्री किया, फिर 30, 40, 50 की, तो हमें एक एंगल ऐसा मिल गया, इंसिडेंस एंगल, जिसके साथ जब लाइट इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्टर के ऊपर इंटरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो पूरी तरह पोलराइज्ड हो जाती है, और जो जाने वाली है वो पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग लाइट जो है वो पार्शली हो जाती है, और जो कम्प्लीटली हो जाती है, जब ये कम्प्लीटली होती है तो इन दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसके साथ जब लाइट इंटरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है कम्प्लीटली पोलराइज्ड, और रिफ्लेक्ट होती है पार्शली पोलराइज्ड। ठीक है, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम जिस पे लाइट कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है। इससे कम करेंगे तो थोड़ी होगी, कम्प्लीटली होगी पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। ठीक है, ऐसा एंगल जिस पे लाइट पूरी तरह, रिफ्लेक्टिंग लाइट पूरी तरह पोलराइज हो जाती है, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, और जो रिफ्रैक्ट, क्योंकि इंटरफेस है तो सारी की सारी नहीं, थोड़ी निकल भी जाती है, तो जो रिफ्रैक्टिंग होती है वो क्या हो जाती है, पार्शली होती है। और 90 दोनों हमेशा पोलराइजिंग एंगल पे ये 90 होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉ है, आता है पेपर में, दैट इज मालूस लॉ। मालूस बाद में पढ़ते हैं ब्रिस्टर लॉ। ब्रिस्टर लॉ क्या है यही देखेंगे हम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ लें पेपर में। ब्रिस्टर्स लॉ क्या है? ब्रिस्टर लॉ क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजिंग एंगल के साथ इंटरफेस पे इंसिडेंट करती है, जो दो मीडियम को सेपरेट करते हैं, तो सेकंड मीडियम का जो रिफ्लेक्टिंग लाइट पूरी तरह पोलराइज्ड हो जाती है। ब्रिस्टर लॉ क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट, ब्रिस्टर लॉ क्या है कि जब इंटरफेस पे जो है अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करती है पोलराइजिंग एंगल पर आईपी, तो रिफ्लेक्टिंग लाइट कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड हो जाती है। तो सेकेंड मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा 10 ऑफ ऐसा हो, तो देन द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, देन से मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू 10 ऑफ पोलराइजिंग एंगल, 10 ऑफ पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है। अगर इस लॉ की अकॉर्डिंग, ब्रिस्टर लॉ ने बताया, ब्रिस्टर की अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट पोलराइज्ड लाइट इंटरफेस पे पड़ती है पोलराइजिंग एंगल पे, और रिफ्लेक्टर लाइट कम्प्लीटली पोलराइज हो, तो उस केस में जो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा ही 10 ऑफ आईपी के बराबर, 10 ऑफ पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा।
प्रूफ, अब इस चीज़ को हम साबित भी करेंगे। प्रूफ में इसको चलो इधर ही करवा देता हूँ। प्रूफ यहाँ से करेंगे, ठीक है। सपोज किया ये एक्स वाई को इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, और कोई अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजिंग आईपी एंगल से इंसिडेंट करती है इसके ऊपर। अब अगर पोलराइजिंग एंगल से इंसिडेंट करती है तो वी नो रिफ्लेक्टर पार्ट इसका क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड पार्ट पार्शली पोलराइज्ड होगा, और दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये लिखना थ्योरी में, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये डायग्राम होंगे। थ्योरी समझ गए। थ्योरी का मतलब है कि प्लेन पोलराइज माना अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजिंग एंगल पे पड़ती है इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। अगर पोलराइजिंग एंगल से पड़ रही है तो बीनो रिफ्रैक्टर पार्ट जो लाइट का होगा वो पोलराइज्ड होगा, और ये पार्शली होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे होंगे फिगर बन गया। अब हमें जो प्रूव करना है तो लगाएंगे, आपको एन निकालना है और प्रूव करना है 10b। तो बाय स्नेल्स लॉ लगाना, बाय स्नेल्स लॉ साइन आई पी अपॉन साइन आर, ये एंगल कौन सा, आर, ऑलवेज इक्वल टू एन, ये होगा। तो ये आ गया, दिस इज 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ फिगर से, ठीक है। तो फिगर से कैसे वैल्यू निकालनी, देखिए। तो ये आ जाएगा हमारा आर की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, आर की वैल्यू फिगर से, दैट इज ये एंगल कितना होगा, ठीक है, आर की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये टोटल 90 होगा, जे वाला प्लस जे वाला 90, ये हो गया आपका। ये पॉइंट बी है, ये बाई है, और ये ओ है, तो ये प्लस ये 90 डिग्री होगा। बी ओ बाई की वैल्यू भर दी हमने, बी ओ बाई की वैल्यू भरी हमने। तो ये अब क्या होगा, पूरा 90 का 90 में से ये निकल गया, ये होगा 90 माइनस आई पी, ये 90 होगा ना, इसमें से ये निकाल दिया तो 90 माइनस आई पी हो गया, 90 माइनस आर ये हो गया, तो आर हो जाएगा 90 माइनस आई पी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 की वैल्यू मैं भरूँ, ये वाली, ये है एंगल 1, ये 2 है, तो ये मैं अगर भरूँ तो ये भी कितना होना 90, ये 90 होना, तो ये बना 90 माइनस 90 माइनस आई पी, और ये 90 माइनस आर, यहाँ से देख रहे आप, तो ये बन जाएगा। और इसकी वैल्यू हमने जहाँ डाल दी, इसी में डाल दी, यहाँ पर एन इसमें डाल दी, तो ये बन गया। और ये क्या होता है, कॉस, ये बन गया साइन आई पी ऑन कोस आई पी टेन आई पी, परफेक्ट इंडेक्स विच इज प्रूव्ड। तो ये डिस्टर लॉ था, ठीक है। 3 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा नेक्स्ट, मॉलिस लॉ।
मालूस लॉ क्या है? मालूस लॉ, मालूस लॉ, मालूस लॉ क्या है? अगर मान लो ये हमारे पास एक पोलराइजर है, एनालाइजर, ठीक है, यहाँ से जो लाइट, अनपोलराइज लाइट यहाँ से हम पास करते हैं इसमें से, ठीक है, तो जो निकलने वाली लाइट होगी वो पोलराइज हो जाएगी, ऐसे वाइब्रेट कर रही होंगी इसमें, फील्ड की वाइब्रेशन, ये बाकी ब्लॉक कर देगा, ये वाली निकल जाएंगी। अब ये पोलराइज्ड है, आगे हमने इसके साथ कुछ एंगल पे रख दिया, हमने एक पोलराइड ऐसे रख दिया, थीटा एंगल पे रख दिया, तो इससे जो लाइट जाएगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के। ये नियम है कि अगर हमने दो पोलराइजर हैं, एक ये पोलराइड है, एक ये है, ऐसे कुछ एंगल पे रखे हैं, थीटा एंगल पे रखे हैं हमने, जब थीटा पे रखे हों तो थीटा पे रखे हों, जब कोई हमने दो एनालाइजर और पोलराइड कुछ एंगल थीटा पे रखे हों, तो जो लाइट एनालाइजर से जाती है, क्रॉस करेगी, उसकी इंटेंसिटी हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइड, ठीक है। ये था नियम, इसको बोलते हैं मालूस लॉ। मालूस लॉ क्या है? व्हेन the unpolarized light is incident on analyzer which makes angle theta with the polaroid, then the light transmitted through the polaroid of intensity is directly proportional to cos square of theta between analyzer and polaroid, ठीक है। अगर नहीं पता चलता तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा एनालाइजर हो गया और ये पोलराइड हो गया, बीच में एंगल थीटा है, ये हमारा एनालाइजर और ये पोलराइड, दोनों में एंगल थीटा है। तो जब अनपोलराइड इस पे गिरेगी, ठीक है, एनालाइजर पे, ठीक है, तो पोलराइड से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा होगी, कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइड, ठीक है। दिस इज मालूस लॉ। प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करेंगे? माना जो एनालाइजर से लाइट निकलती है उसकी एम्पलीट्यूड है ए, उसका एम्पलीट्यूड ए है, ये एनालाइजर से लाइट निकल रही, यहाँ से जो लाइट निकली इसका एम्पलीट्यूड है ए, और ये एनालाइजर के साथ पोलराइड के साथ थीटा एंगल में होता है। सपोज किया कि ये एम्पलीट्यूड लाइट का जो निकल रही है एनालाइजर से, पोलराइड के साथ ये थीटा एंगल बनाती है। अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये प्लेन में लग रहा है एम्पलीट्यूड, तो ये दो डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड भी लगेगा और साइड भी लगेगा। तो इस साइड लगेगा ए कॉस थीटा और इस साइड होगा ए साइन थीटा। तो इस साइड ये लग रहा है तो इससे पास भी यही करेगा, तो देयरफॉर इससे जो पास करे, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइड विल बी आंसर कितना होगा, ए कॉस
थीटा इतना करेगा तो देयरफॉर इंटेंसिटी क्या होगी, वी नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू द पोलराइड आई होगी, कितनी होती है के इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यही फार्मूला। तो इसको हटाएंगे तो के ए स्क्वायर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोई कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड होता है, ये आई नॉट होगा। तो इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इंटेंसिटी जो मिलेगी हमें वो इतनी मिलेगी, विच इज़ मार्वलस, विच इज़ ट्रूथ। ठीक है, फिर से देख लीजिए। माना एनालाइजर से जो लाइट निकलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका एम्पलीट्यूड है ए, ये वाला ए, उसका एम्पलीट्यूड है, और ये इसके पोलराइड के साथ थीटा एंगल बनाती है, एम्पलीट्यूड बनाता है। तो ये प्लेन में लग रहा है तो पाई वेक्टर इट विल रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। पोलराइड के लॉन्ग लगेगा एक और थीटा और इधर ऐसा होता, तो इससे कितना एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट करेगा, दैट विल बी एक और थीटा होगा। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके बराबर होगी, विच इज मार्वलस। ठीक है, तो ये हमारा लॉ हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एप्लीकेशन पोलराइड की लास्ट टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्या एप्लीकेशंस हैं पोलराइड की। तो जो पोलराइड लाइट है, हमको बताया कि उसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम होती है। ठीक है, तो और जो अनपोलराइज्ड है उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, चमक बढ़ी जाती है, ग्लेयर ज़्यादा होता है उसका। ठीक है, तो पहला सबसे ज़्यादा पोलराइड का यूज़ है, जो लाइट का ग्लेयर है वो आँखों में जलन पैदा करता है और जला भी सकता है। तो पोलराइड का यूज़ करते हैं लाइट के ग्लेयर से बचने के लिए। जो ऑब्जेक्ट से टकरा के जो लाइट आती है वो पार्शली पोलराइज्ड होती है। पार्शली पोलराइज्ड होगी तो उसका ग्लेयर बड़ा ज़्यादा होता है। तो हम चश्मे पोलराइड से बने हुए चश्मे पहनकर उसके ग्लेयर को कम कर सकते हैं, ग्लेयर कम हो जाता है, क्योंकि जो पोलराइड है उसको पोलराइज कर देता है, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, ग्लेयर कम हो जाता है। ठीक है, तो ग्लेयर से बचने के लिए पोलराइड यूज़ करते हैं। ये हो गया पहले। कई बार हमें ग्राउंड नहीं दिखता है, जब रात को हम चलते हैं तो ग्राउंड नहीं दिखता, हमें सामने से अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड से जो गाड़ी आ रही है वो उसकी रोशनी सीधी आंखों में पड़ती है, उसकी रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो वो अनपोलराइज लाइट होती है जो अपोजिट साइड से आती है। तो आंखों में वो डेजलिंग पैदा करती है, चमक पैदा, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ग्लेयर उसका ज़्यादा होता है, डेजलिंग लाइट होती है, चमक बड़ी होती है इसमें। तो गाड़ियों में जो शीशे यूज़ होते हैं, शील्ड विंडो जिनको बोलते हैं, वो पोलराइड के बने होते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर करने में होते हैं। तो वो जो अनपोलराइज लाइट आती है तो उसको पोलराइज कर देते हैं, इंटेंसिटी कम होती है, ग्लेयर नहीं पड़ता, तो रोड हमें दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद है जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उसमें भी आगे जो हम लेंस लगाते हैं वो पोलराइड के बने होते हैं, ग्लेयर से बचने के लिए। ठीक है, 3D मूवीज़ में पोलराइड यूज़ होते हैं, 3D मूवीज़ में। ठीक है, बाकी LCD, अगर आजकल LED यूज़ हो रहे हैं, ये सारे इसी के बने होते हैं। ठीक है, पोलराइड। ठीक है, ग्लेयर से बचने के लिए। तो ये और भी हैं, आप देख लें। तो ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया। आपको एक काम ये इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस आप कर ले। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या कंडीशन है जी? ठीक है, तो आज ही खत्म। थैंक यू।
हाँ एक चीज़ रह गई, न्यूमेरिकल इसकी। तो न्यूमेरिकल दिनेश की बुक से बता देते हैं आपको करना है, बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं न्यूमेरिकल इसके। ये वाला न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ये कर लें, ये वाला 2 हो गए, ये 7वां 8वां, ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला। ठीक है, तो ये करेंगे ही नहीं बस। तो आज आपकी वेव ऑप्टिक्स ठीक है, ऑप्टिक्स 12 नंबर की आएगी।